साथियों, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर की गणना किस प्रकार से करना है, आयकर गणना फॉर्म सही तरीके से किस प्रकार से भरा जाए ताकि 13 लाख तक की आय पर आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़े। और साथियों, 13 लाख से अधिक की आय पर मार्जिनल रिलीफ के साथ टैक्स शून्य हो जाए या फिर आपको ना के बराबर ही टैक्स देना पड़े। तो किस प्रकार से हम 2025-26 में आपका आयकर गणना का फॉर्म फिल करेंगे, चलिए समझते हैं। साथियों, आयकर गणना फॉर्म भरने से पहले आपको अपना मासिक संक्षिप्त लेखा 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक का फिल करना होता है। तो किस प्रकार से संक्षिप्त लेखा को फिल किया जाएगा यह समझते हैं। यहाँ पर आपको जो संक्षिप्त लेखा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का संक्षिप्त लेखा का फॉर्म आपको मिलता है मार्केट से। तो आपको यहाँ पर अपनी सबसे पहले वार्षिक पे स्लिप डाउनलोड कर लेना है। एनुअल पे स्लिप निकालने के बाद आप उसके अंदर देखते हुए ये सारे डाटा यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्च 2025 के लिए, यानी कि जो वेतन 1/4/2025 में मार्च पेड अप्रैल में प्राप्त हुआ, उसको यहाँ पर फिल करना है। तो वेतन बैंड से यहाँ पर सीधा अर्थ है कि आपका मूल वेतन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ग्रेड वेतन में आप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसे महंगाई भत्ता वाले कॉलम में फिल करेंगे। तो इस कॉलम में आपको यहाँ पर डीए वाले कॉलम में यह कॉलम पूरा फिल करना है। तो वेतन बैंड यहाँ पर हमारा नहीं होता है, ये समाप्त कर दी गई है व्यवस्था। तो महंगाई भत्ता मान लेते हैं कि 24,350 और मूल वेतन 48,700। अब यहाँ पर मकान भाड़ा भत्ता 443 रुपये है। इन सभी का जो टोटल है वह 73,493 है। यदि आप एनपीएस वाले कर्मचारी हैं, देन आपका एनपीएस डिडक्ट होता होगा इस सैलरी के अंदर से, तब आपको एनपीएस की राशि अपनी वार्षिक पे स्लिप से देखकर यहाँ पर फिल करना है। और जो एनपीएस की राशि होती है वह 10% होती है आपके बेसिक, ठीक है, प्लस डीए के टोटल की। बेसिक और डीए का जो टोटल होता है उसकी 10% जो राशि है वह एनपीएस में जाती है। तो यहाँ पर योग हो गया, यह योग आपका 443 जो आपका गृह भाड़ा भत्ता है, मकान भाड़ा भत्ता है, हाउस रेंट है, इसको मिलाकर बनाया जाता है। अब एनपीएस यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जीआईएस, प्रत्येक कर्मचारी का जीआईएस कटता है, तो यह फिक्स है आपका 200 रुपये। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से यह जीआईएस काटा जाता है। तो जहाँ जो भी जीआईएस काटा जा रहा है वह जीआईएस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद वृत्ति कर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। वृत्ति कर आपका होता है 2500 रुपये। यह वर्ष में एक बार भी लिया जा सकता है और वर्ष में 12 मंथ में भी आपसे यह काटा जा सकता है। अब चलिए जो बदलाव होंगे वह समझ लेंगे। अब मान लेते हैं कि अप्रैल में आपको यहाँ पर एमपी स्टेट के अंदर आपका रिव्यू हुआ था मकान भाड़ा भत्ता। तो मकान भाड़ा भत्ता आपका बढ़ाया गया था और वह मकान भाड़ा भत्ता आपके बेसिक का, आपका जो बेसिक है उसका 5% मिलता है, यानी कि 48,700 पर डीए आपका हो गया 24,350 और मकान भाड़ा भत्ता 2,435 रुपये। यह इसका 5% है। तो यह बदलाव हुआ। इस बदलाव के कारण आपका जो टोटल है वह भी बदल जाएगा और आपका यहाँ पर 7,305 रुपये एनपीएस में वैसा का वैसा चला जाएगा। वो इसलिए जाएगा क्योंकि आपका बेसिक और डीए चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका मकान भाड़ा भत्ता चेंज हुआ है। इसके बाद बाकी राशियाँ वैसी की वैसी आ जाएगी। अब चलते हैं मई के अंदर। अब मई में आप मान लीजिए कि आपका मूल वेतन वही है और यहाँ पर डीए में चेंज हुआ है। यदि डीए में चेंज हुआ है तो आपके पे स्लिप पर दिखेगा, नहीं हुआ है तो नहीं दिखेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर डीए चेंज हुआ है, देन डीए बढ़कर 26,785 हो गया। अब आपका जो है मकान भाड़ा भत्ता एचआर यहाँ पर 2435 है। टोटल आपका इस प्रकार से दिख जाएगा और एनपीएस के राशि में भी बदलाव आएगा क्योंकि डीए में बदलाव हुआ था। बाकी राशियां वैसी की वैसी आपको फिल कर देना है। इसके बाद जून में आप वही का वही फिगर यहाँ पर फिल कर देंगे। अब हम आते हैं जुलाई में।
जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है एक। देन अब यहाँ से आपका बेसिक चेंज हुआ, बेसिक चेंज होने के साथ में आपका डीए भी चेंज हो जाएगा। और इसके बाद बेसिक यदि चेंज हुआ है तो बेसिक का 5% आपका एचआर यहाँ पर हो जाता है। देन यहाँ पर 2510 एचआर है, जो भी आपका एचआर है वह आपके पे स्लिप पर दिख जाएगा, वह आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद एनपीएस की राशि और यहाँ पर आपका ये दोनों जो जीआईएस है और वृत्ति कर, इन दोनों को फिल कर देना है। इसी प्रकार से यदि आगे बढ़े तो अगस्त में कोई बदलाव नहीं, सितंबर में कोई बदलाव नहीं, अक्टूबर की सैलरी में कोई बदलाव नहीं, नवंबर में कोई बदलाव नहीं, दिसंबर में भी मान लेते हैं कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम टू सेम डाटा आपका यहाँ पर फिल हुआ है। अब मान लेते हैं कि जनवरी के अंदर आपके डीए में चेंज हुआ है, तो डीए में चेंज हुआ है। देन यहाँ 27,610 से डीए इंक्रीज हुआ 28,614, तो 2% की यहाँ पर वृद्धि हुई, जो भी आपका डीए चल रहा था उससे। अब यहाँ पर आपका एचआर वही का वही आ जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक नहीं बदली है। बेसिक नहीं बदलने के कारण एचआर वही आ जाएगा, टोटल आपका यहाँ पर बदल जाएगा और आपकी एनपीएस राशि भी यहाँ पर बदल जाएगी। इसके बाद वृत्ति कर और जीआईएस वैसा का वैसा आ जाएगा। अब फरवरी भी मान लेते हैं वैसी की वैसी आपकी सैलरी मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें बड़े ही ध्यान से यहाँ पर समझना है कि आपका जो बेसिक का टोटल है 12 मंथ का, वह आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। इन सभी का टोटल लगाना है। सबसे पहले आपको अमूमन यहाँ पर गलती होती है कि आपके इस कार्य में मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्यों होती है वह समझ लीजिए, क्या क्या कार्य पहले करना है और किस क्रम में करना है, इन सभी का टोटल आप 12 मंथ के बेसिक का लगा लीजिए। इसके बाद डीए का टोटल आप यहाँ पर लिख लेंगे। चूंकि मैं आपको यहाँ पर पहले ही कह चुका हूँ कि महंगाई भत्ता वाला कॉलम में आपको इसे फिल करना है, इस राशि को आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, चलिए, वह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी प्रिंट। अब आपका डीए का टोटल यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है। मान लीजिए 3,25,158 रुपये इसका टोटल हो जाता है। इसके बाद आपका एचआरए का टोटल यहाँ पर आ गया। इसके बाद टोटल सभी का यहाँ पर आता है। इन सभी 12 कॉलम को आप ऐड कर देंगे, 9,49,386 है। इसके बाद आपको एनपीएस का टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जीआईएस जो बीमा की राशि कटती है वह 2400 रुपये है, 200 रुपये पर मंथ से, तो वो यहाँ पर दिख जाएगी। अब जो भी आपको यहाँ पर जीआईएस कटता है वो लिखना है, इसकी नकल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से आपको मेथड समझना है इसे फिल करने की। अब इसके बाद यहाँ तक 208 था और यहाँ 212 लास्ट मंथ में हो जाता है, ताकि यह आंकड़ा 2500 रुपये का कंप्लीट हो जाए। चलिए, इसके बाद हम मान लेते हैं कि आपको 3 एरियर मिले हैं, एरियर नंबर 1, एरियर नंबर 2 और एरियर नंबर 3। इस प्रकार से एरियर मिलते हैं, तो एरियर को आप यहाँ पर फाइनली लिख देंगे। इस प्रकार से आपने यहाँ पर एरियर, एक एरियर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, और इसकी 10% राशि आपकी एनपीएस के अंदर भी जाती है। देन आप यहाँ पर इस प्रकार से 10% की राशि अपनी पे स्लिप में से देखकर यहाँ पर लिख देंगे। तो वार्षिक पे स्लिप के अंदर आईएफएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से आपको पे स्लिप देखना है, डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, इस विषय का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और वीडियो बेहतर लगे तो लाइक करना ना भूलें। और चलिए, तो यहीं पर इसका टोटल भी लिख देंगे। यह हमारा टोटल एनपीएस के लिए है 10% वाला इस डीए का, और यह 10%, यह 10%, कुल मिलाकर एनपीएस के अंदर यह राशि आपकी डिडक्ट होती है 58,550 रुपये। और इस टोटल में आप इसे भी ऐड करेंगे, इसे भी ऐड करेंगे, इसे भी ऐड करेंगे। देन आपका फाइनली टोटल जिसके ऊपर आपको टैक्स गणना करना है 10,13,916 हो जाता है। और एनपीएस की राशि यह है, यह आपकी जीआईएस की है, और ये आपका यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स है। ओके, तो इतना कार्य आपने कर लिया। अब आपको यहाँ से यह राशि उठाना है। ठीक है, 10,13,916, 10,13,916 को लेकर हम आयकर गणना पत्रक को फिल करते हैं। अब यह रहा आपका आयकर गणना पत्रक। इस प्रकार का फॉर्मेट लगभग होता है। उसके अंदर आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है 12 अंकों का, स्थायी खाता नंबर यानी कि पैन नंबर आप यहाँ पर इस
फॉर्मेट में फिल कर देंगे। जन्म दिनांक आप यहाँ पर डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में फिल कर देंगे। बैंक और ब्रांच का नेम यहाँ पर, बैंक का IFS कोड यहाँ पर, अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता क्रमांक यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम हो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए विष्णु यादव यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद पिता का नाम तो यहाँ पर यादव हो गया है, तो इसे आप यादव कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद संस्था आपकी संस्था का पूरा नाम विथ डाइस कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पदनाम। यदि आप प्राथमिक शिक्षक हैं, यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं, यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं या आप प्राथमिक शिक्षक हैं, जो भी है आप यहाँ पर अपना पदनाम फिल करेंगे। चलिए इसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ पर 2 नंबर कॉलम में सकल वेतन, तो समस्त वेतन से आय 10,13,916, 10,13,916 यहाँ पर हो जाती है, इतने रुपए हैं। इसके बाद गृह संपत्ति से आय यदि हो तो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अन्य सोर्सेज से यदि मान लेते हैं आय है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। इन सारे का टोटल क्रमांक 2 से लेकर 4 तक का आप जो है टोटल यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पर आमदनी या फिर आय। ओके, अब इस आय को हम टैक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। कॉलम नंबर 6 के अंदर आपको कुल आय से कटौतियां, तो न्यू रिजीम के लिए यदि हम देखें, ये जो फॉर्मेट है आपका यह न्यू रिजीम का है और न्यू रिजीम ही आपके डिफ़ॉल्ट रिजीम है और इसे ही लगभग 99% लोगों को फिल करना है, इसी में हमें फ़ायदा है। तो यहाँ पर कुल आय से कटौतियाँ। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले वर्ष तक जो 50,000 हुआ करती थी वह राशि आपकी अब 75,000 हो जाती है। फैमिली पेंशन तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि नहीं के बराबर आपका अदर डिडक्शन यहाँ पर आएगा, सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पर आता है। तो यहाँ आपने 75,000 रुपये ले लिए डिडक्शन के और बाकी आपका नील है, यह हम मान लेते हैं। देन या घटाने के बाद इसमें से 75,000 घटाने के बाद 9,38,916 आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है, कर योग्य आय निकल कर आ जाती है। इसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो यह टैक्सेबल इनकम आपकी जिसके ऊपर टैक्स आपको फिल करना होता है। अब किस प्रकार से फिल करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। जो शिक्षक साथी, जो कर्मचारी नए हैं वे भी ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, काफ़ी सारी गलती आप लोगों के द्वारा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पहली इस स्लैब के अनुसार पहला जो है वह है 0 से लेकर 4 लाख। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या है, स्लैब समझ लीजिए। 0 से लेकर 4 लाख तक की आय पर आपको जो टैक्स है वह 0% है, ठीक है। 0 से 4 लाख तक की आय पर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है, यानी कि वह टैक्स हो जाएगा नील। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह जो राशि है 0 से 4 लाख के बीच की वह है 4 लाख। आपको कुछ ऐसा समझना है कि आप 4 लाख तक आ गए, से टुकड़ों टुकड़ों में समझा जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में कैलकुलेट किया जाता है। हम 4 लाख पर पहुंच गए, अब 4 से आगे बढ़ते हैं। तो 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की अगली राशि का आपको पे करना होगा 5%, यानी कि आप पे करेंगे 20,000 रुपये। कैसे? 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की स्लैब के अनुसार राशि होती है आपकी 4 लाख। इस 4 लाख का आपका 5% निकालना है, ठीक है। 4 लाख का आपको निकालना है 5%, यानी कि 5/100 कर देंगे। देन फाइनली कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपये। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 4 और 5 का गुणा किया तो 20,000 आ जाता है, ठीक, समझ गए। अब हम पहुँच गए हैं कहाँ तक? 8 लाख तक। ये 8 लाख तक हम पहुँच गए। अब 8 से ऊपर हमारा जो अमाउंट है वह 9,38,916 है। देन हमें आगे बढ़ना होगा। आगे की स्लैब लेते हैं हम 8 से 12 वाली। अब 8 से 12 तक में आपका 10% देना है, जितनी भी राशि 8 के ऊपर की बचती है। 8 के ऊपर की राशि कितनी बचती है? 8 के ऊपर की राशि आपकी बचती है 1,38,916। क्लियर? 4 ये चले गए, 4 ये चले गए
और 1,38,916, ये इन सभी को यदि आप जोड़े तो 9,38,916 हो जाते हैं। तो 4 पर टैक्स 0 था, 4 पर 5% और जो बाकी की 8 से ऊपर की राशि है वह आपकी है 1,38,916, इसका 10%, यानी कि 13,891 रुपये इसका टैक्स बनता है। अब हमारा कार्य यहीं पर एंड हो जाता है, बाकी का हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। नहीं करने का कारण, क्योंकि हमारी जो राशि थी 9,38,916 वह यहाँ पर एंड हो जाती है। 12 लाख से ऊपर यदि आपके पास कोई राशि होती देन आप इस स्लैब में आते। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यह भी कैलकुलेट करेंगे कि 13.5 लाख, 14 लाख, 15 लाख की इनकम पर आप किस प्रकार से टैक्स भरेंगे। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप न्यू रिजीम, नए आयकर गणना पत्रक 2025-26 का वीडियो देखें, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर इनका हम लगा लेंगे टोटल लगाने पर 20,000 और 13,891 और नील का, देन फाइनली अपना आ जाता है 33,891। चलिए अब यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है मोस्ट IMP, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होता है। 12 लाख आय तक 60,000 टैक्स पर छूट 87A के तहत अथवा मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ का अलग से मैं वीडियो आपके लिए बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ लेना है यदि आप 60,000 के दायरे से बाहर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो या प्लेलिस्ट की में जाकर आप मार्जिनल रिलीफ का स्पेशल 2025-26 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर 60,000 तक तो छूट है, यानी कि 60,000 में से 33,891 घटाते हैं तो कुल मिलाकर 26,109 और यह 26,109 आपको माफ होता है इस पॉइंट के तहत धारा 87A से, यानी कि 60,000 तक का टैक्स आपका यहाँ पर नील हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप टैक्स कैलकुलेट करें फुल 12 लाख तक तो आपका 60,000 ही बनेगा और वह 60,000 आपका यहाँ पर नहीं भरना है, तो आपको टैक्स हो जाता है नील। कुल मिलाकर यह भी नील, यह भी नील, यह भी नील, यह भी नील, यह नील, यानी कि 12वें नंबर पॉइंट को आप ध्यान से देखें, शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर, यह 4% लगता है। तब लगता है जब आपके कोई राशि यहाँ पर हो, अभी राशि नहीं है, देन यह भी हो जाएगा पूरा का पूरा नील। आपने अग्रिम भुगतान कुछ किया हो तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। हो सकता है कि किया हो और यहाँ पर आपका टैक्स नील आ रहा हो तो आपका रिफंड हो जाएगा, तो रिफंड के लिए आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और यदि नहीं फिल किया है, नहीं आपने कटवाया है अग्रिम, देन आप यहाँ पर नील कर देंगे। अब यहाँ पर कुल टैक्स भुगतान जो कर चुके हैं आप, यदि अग्रिम कर चुके हैं तो लिखना है और हमने अभी नील किया है। शेष आपका टैक्स क्या है, सब कुछ नील ही है, यानी कि कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम और आपको इसके बाद आयकर दाता अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे, दिनांक यहाँ पर फिल कर देना और अगेन अपने स्कूल का नाम सहित पूरी विवरण जानकारी यहाँ पर फिल कर देना है। इस प्रकार से यह आपका आयकर गणना पत्रक 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए हमने भरना सीखा। और साथियों, आपसे यही निवेदन है कि यदि आप एजुकेशन के कंटेंट में इंटरेस्टेड है देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पूरा मैथमेटिक्स नवोदय सहित सब कुछ आपको यहाँ पर तैयार करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।